हेलो 10th क्लास। तो शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर हमारा था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड एज आई प्रोमिस्ड, हम आगे चलते हैं। बहुत मज़ेदार और छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, चलिए स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं रेनबो की। रेन के बारे में आपने सुना होगा, रेन होती है बारिश, और बारिश को हिंदी में इंद्र कहते हैं, और बाव होता है धनुष। तो हम बेसिकली इंद्रधनुष के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इंद्रधनुष। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग और आफ्टर अ शावर, जो बौछार होती है, बारिश होती है, बारिश के दौरान या बारिश के बाद, टाइनी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी पानी की बूंदें, रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, हवा में लटकी रह जाती हैं। बारिश होती है, बारिश के दौरान लटकी रह जाती हैं या बारिश के बाद लटकी रह जाती हैं। अब ये मान लीजिए बारिश की बूंदें हैं, जिनको हमने कहा था टाइनी ड्रॉपलेट्स। ये जो टीनी ड्रॉपलेट्स हैं, इनको हम मान के चलेंगे कि ये यहाँ पे काम करेंगे स्मॉल प्रिज्म का, है ना, छोटी छोटी प्रिज्म के जैसा ये बिहेव करती हैं। अब इनके अंदर क्या होगा ये हम देखते हैं। देखिए, यहाँ एयर से वाटर में अगर लाइट रे जाती है तो मैंने बताया था बच्चों क्या होगा, यस, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। यहाँ भी ऐसे ही होगा, मान लीजिए ये हो गया, ये थोड़ी सी अपने रास्ते से मुड़ गई, ये हो गया रिफ्रैक्शन। इसके बाद इंटरनल ही, इस बूंद के अंदर ही ये होगा बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब इसके अंदर ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये रे जो है ये इसके अंदर ही ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये दोनों रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ 7 कलर के रूप में ऐसे बाहर आती हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे बाहर आएंगी। और मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ कोई देख रहा है, ये हो गई ऑब्जर्वर की आंख, आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि रेनबो देखने के लिए, है ना, कंडीशन क्या होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, ये भी आपने याद रखनी है कि वो कंडीशन क्या होती है। तो ये ऑब्जर्वर की आंख है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसको, जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, उसको ये कैसे नजर आएगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये 7 कलर्स के रूप में भी टूट जाएगा। तो ये जो इसको नज़र आएगा, ये कुछ इस किस्म का नज़र आएगा कि जो रेड है, रेड कलर इसको ऊपर नज़र आएगा और वॉयलेट जो है वो नीचे नज़र आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, वॉयलेट से रेड तक ये 7 कलर्स में टूट भी गया। इसका मतलब क्या भी हो गया, डिस्पर्जन। तो कोई आपसे पूछे कि रेनबो, अगर ये सवाल आपसे किया जाए कि रेनबो बेसिकली कौन से 3 फिनोमिना रेनबो में बनते हैं, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो बारिश की बूंदों में हो रहा है, और क्योंकि ये प्रिज्म के जैसा बिहेव कर रही हैं इसलिए 7 कलर्स के अंदर भी ये डिस्पर्सन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, डिस्पर्सन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, दिखाई कैसा देगा, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेनबो है वो 2 टाइप का दिखाई दे सकता है। ऐसा दिखाई दे सकता है बिल्कुल क्लियर, जिसमें रेड जो है वो बाहर की तरफ होगा आर्क के, और ये जो आर्क है वॉयलेट जो है वो इनसाइड होगा। रेड कलर जो है वो आउटसाइड होगा, वॉयलेट इनसाइड होगा। तो इस टाइप के रेनबो को बच्चों हम कहते हैं प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो। और एक रेनबो ऐसे धुंधला सा नजर आता है, ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होता है ना स्काई में, दैट रेनबो इज नोन एज सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आता है और सेकेंडरी रेनबो आपको बिल्कुल भी क्लियर नजर नहीं आता। ये वाला जो है ये फेंटर होता है, फेंट होता है, धुंधला, ये धुंधला नजर आता है आपको आकाश में। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि हम रेनबो के लिए कुछ एक कंडीशन देखेंगे। अब वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ऑब्जर्वर जो है, जिसने रेनबो देखना है, मस्ट स्टैंड, उसको ऐसे खड़े होना ही चाहिए विद हिज बैक, कि उसकी जो पीठ है that should be towards the sun। ठीक है,
अगर आपको आकाश में बारिश के बाद रेनबो देखना है तो आपकी पीठ सन की तरफ होनी चाहिए, मतलब सन कुछ यहाँ होगा, ऐसा होगा। तो सन इस तरफ है, सन से लाइट जा रही है और हम ऐसे खड़े हैं और सामने हमें जो है वो रेनबो दिखाई दे जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे 7 कलर्स हमें आर्क्स के रूप में दिखाई दे जाएंगे। सो ये आपका कॉन्सेप्ट था रेनबो का। इसके बाद हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन बच्चों कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, एटमॉस्फेयर के अंदर होने वाला रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? इट इज रिफ्रैक्शन, तो आपको पता ही है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, लाइट के मुड़ने को ही, ठीक है, हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन एटमॉस्फेरिक वर्ड लगा हुआ है तो इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहां पे आपको ये बात याद रखनी है, मान लेते हैं ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ है और यहाँ पे इसकी जो है ना ये एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स होती हैं ऐसे, ये लेयर्स हैं, किसकी लेयर्स हैं? एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो अर्थ के पास हैं तो डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। डेंसिटी इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ से आप जितना ऊपर जाते जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब ऊपर जितना चलेंगे रेयरर मीडियम है, नीचे जितना आएंगे उतना डेंसर मीडियम होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टार था ऐसे, ठीक है, ये कोई स्टार है, तो ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। कैसी पोजीशन है बच्चों? एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। अब होगा क्या, अर्थ के ऊपर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है जो यहां से इस स्टार को देखना चाहता है, ठीक है, यहां से देखता है। अब एक रे मान लो ये गई स्टार से, अब यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यहाँ से फिर से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यहाँ से फिर से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो ये बेंड हो गई, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें ऐसे, ठीक है, तो इसको मैं पीछे बढ़ाता हूँ ऐसे, ये जो ऐसे मुड़ी थी, ठीक है, इसको मैं ऐसे पीछे बढ़ाता हूँ तो स्टार जो है वो यहाँ नजर आएगा। अर्थ के ऊपर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, इस रिफ्रैक्शन होने की वजह से, अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो एपारेंट पोजीशन है स्टार की, एपारेंट मतलब जो नजर आती है, तो एपारेंट जो पोजीशन है वो स्टार की यहाँ होगी। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड बहुत सारे फिनोमिना हैं। स्टार्स होते कहीं हैं, हमें नज़र कहीं और आते हैं। एडवांस सनराइज होता है, डिलेड सनसेट होता है, स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। चलिए लिखते हैं कौन कौन से फिनोमिना। चलिए बच्चों अभी बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड फिनोमिना, कुछ फिनोमिना की, फिनोमिना मतलब घटनाओं की। एक तो अभी अभी हम स्टडी करके आए हैं कि स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, ठीक है। स्टार्स की जो एक्चुअल हाइट है उससे वो हायर नज़र आते हैं, मतलब थोड़े से ऊंचे नज़र आते हैं। इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इन सब का आंसर आप है ना, अगर और कुछ आपको समझ में ना आए तो आप सिर्फ ये लिख के आ सकते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, ये कुछ ज़्यादा ऊपर चले गए शायद दिखेगा नहीं, ड्यू टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऐसा होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड जो फिनोमिना है वो है एडवांस्ड सनराइज डिलेड सनसेट। एडवांस्ड मतलब पहले से ही, सनराइज, ठीक है, सनराइज जो होता है वो हम किसको कहते हैं, जब सन कहाँ नजर आए, अबव होराइजन,
ठीक है। और सनसेट का मतलब होता है जब सन कहाँ चला जाए, बिलो होराइजन या होरिजन। होरिजन वो लाइन होती है जो बिल्कुल 0 डिग्री पे होती है। आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट देखिए तो ये जो मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है ये बिल्कुल मैं 0 डिग्री पे है, तो ये होराइजन, ये वाली सीधी लाइन जो इनफाइनिटी तक जाएगी दैट इज होराइजन। तो इसके ऊपर अगर सन आपको नजर आना स्टार्ट हो जाए तो हम कहते हैं सनराइज, इसके नीचे चला जाए तो हम कहते हैं सनसेट। तो हम ये बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मैंने कहा था एयर का ब्लैंकेट होता है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। उसके बाद ये वाली लेयर अगर आप देखेंगे, ये वाली अर्थ के बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर, मान लीजिए यहाँ आप सरफेस पे हैं, ये होराइजन है, तो एक्चुअल में सन यहाँ है, मान लीजिए सन यहाँ है, ये सन की एक्चुअल पोजीशन है। और यहाँ से कोई ऑब्जर्वर अगर इसको देखता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि ये लेयर जाती है ऐसे और ये मुड़ जाती है ऐसे, ये जाती है ऐसे, ये मुड़ जाती है, ये जाती है ऐसे, ये मुड़ जाती है, ये जाती है ऐसे, ये मुड़ जाती है। तो ऐसे करते करते अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो हमें ये सन जो है ये यहाँ नज़र आता है S1 के ऊपर। तो होराइजन ये था हमारा, ये सीधी लाइन देखिए, ये वाली आपकी होराइजन थी। तो सन एक्चुअल में यहाँ है लेकिन नज़र यहाँ आ रहा है, मतलब सनराइज हुआ नहीं अभी लेकिन ऐसा लगता है कि सनराइज हो गया। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एडवांस्ड सनराइज, ठीक है। ऐसे ही अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऐसे देख रहे हैं, मान लो इधर से देखेंगे क्योंकि वेस्ट साइड में सनसेट होता है, तो सन मान लो एक्चुअल में यहाँ है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये सन से आने वाली रेज ऐसे गई, मान लेते हैं ये गई, लेकिन ये मुड़ जाती है, ये बेंड हो जाएगी रिफ्रैक्शन की वजह से, फिर बेंड हो गई, ठीक है। ऐसे बेंड होते होते ये है ना बेंड होती जाएगी ऐसे। और आपको एक्चुअल में जब इसको आप पीछे बढ़ा के देखेंगे तो आपको सन यहाँ नज़र आएगा, मतलब होराइजन के नीचे नज़र आएगा। तो आप कहते हो कि सनसेट जो है ना वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन मतलब सनसेट की ये यही है कि वो होराइजन से नीचे चला गया, लेकिन आपको अभी भी स्टिल वो है ना ऊपर ही नज़र आ रहा है। तो ये डिलेड सनसेट का है। मतलब कुल मिला के आप समझ गए होंगे एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट दोनों में ही जो डिफरेंस होता है वो 2 मिनट्स का होता है, ये आपने समझ लेना है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कुछ समझाने के लिए था, डिटेल में हम फिजिकल क्लास में देखेंगे इसको। बस यहाँ पे स्पेस नहीं है डायग्राम बनाने का, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट ये वाला भी किसके ऊपर बेस्ड है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे। उसके बाद एक फिनोमिना ये है कि स्टार्स ट्विंकल, तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों? जो स्टार लाइट बच्चों हमारी आंखों पे आके गिरती है नाइट में, रात में, वो इंक्रीज और डिक्रीज करती है कंटिन्यूसली एटमॉस्फेरिक लेयर्स होने की वजह से। पहली बात तो ये समझिए कि स्टार जो है एक्चुअल में वो एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर होते हैं स्टार। और कई बार इसी से जोड़ के पूछा जाता है प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, तो प्लैनेट जो है वो अर्थ के पास में होते हैं तो ये हमें बड़े नज़र आते हैं, स्टार बहुत दूर होते हैं तो ऐसे पॉइंट के रूप में नज़र आते हैं। तो प्लैनेट के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ऐसे। तो स्टार तो पॉइंट सोर्स है और प्लैनेट को हम काफ़ी सारे पॉइंट सोर्स से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। तो स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि इनसे आने वाली जो लाइट है वो बीच में एटमॉस्फेयर की लेयर होने की वजह से बहुत बार रिफ्रैक्ट होती है बच्चों। तो उसकी जो इंटेंसिटी है यानी वो जो स्टार लाइट है वो इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है। जब वो स्टार लाइट ज़्यादा हमारी आंखों पे गिरती है तो हमें स्टार जो हैं वो ब्राइट नज़र आते हैं, ब्राइट, और जब वो कम गिरती है तो स्टार्स हमें डिम नज़र आते हैं, ठीक है, कम रोशनी वाले। तो ऐसा बार बार होता है, तो एक बार लाइट हमें ज़्यादा नज़र आती है, एक बार कम नज़र आती है, दैट्स वाई स्टार्स ट्विंकल, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो ये भी किसकी वजह से? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते? तो हम कहेंगे प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स, ठीक है। कंसीडर मतलब माना जा सकता है। एक प्लेनेट को हम बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं। अब यहाँ से मान लो लाइट आई तेज़ी से, ब्राइट आई, लेकिन यहाँ से जो है ना ये डिम हो गई लाइट, तो इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? कैंसल।
तो जब कुछ पॉइंट सोर्स आपको ब्राइटर नज़र आएंगे, दूसरे जो है वो डिम नज़र आएंगे। इसलिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों तक आने वाली जो रोशनी है वो बराबर रहेगी, वो ब्राइट भी नहीं होती, डिम भी नहीं होती। इसलिए आपको प्लैनेट जो है वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। तो स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। फिर से एक बार बता देता हूँ, 4 फिनोमिना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, तारे हमें उनकी पोजीशन से ऊंचे नजर आते हैं। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तारे टिमटिमाते हैं लेकिन प्लैनेट यानी कि ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। ठीक है।